हेलो एवरीवन। तो एनसीईआरटी फुल बायोलॉजी हम करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। फ्यू मिनट इन्वेस्टमेंट सीरीज़ का सेकंड पार्ट। हमने पिछले पार्ट के अंदर कंप्लीट केमिस्ट्री को स्टडी किया था 20 मिनट्स के अंदर। इस वीडियो की भी जो ड्यूरेशन रहेगी दैट इज़ अबाउट हाफ आवर, क्योंकि बायो के काफ़ी इलेबोरेटेड चैप्टर्स हैं, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है। और मैं ट्राई करूँगा कि 30 मिनट के बाद आपको कंप्लीट बायो के वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स पता चल जाएं जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बट उससे पहले आपको हिडन जेम्स वाली वीडियो एक बार देखनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस के अंदर बेटा सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट दे रखा है। उसमें क्या रखा है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फ़र्क होता है, कि अगर एक डॉग सो रहा है तो क्या वो नॉन लिविंग है, क्या ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये सारा आप एक बार पढ़ेंगे, इसमें से क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स दे रखे हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता रखा है, लाइफ प्रोसेस के बारे में, रेस्पिरेशन, एनर्जी, फूड को ब्रेक करके एनर्जी निकालने के बारे में जस्ट रीड करेंगे, दैट्स इट। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन बनता है, लास्ट लाइन देखिए, सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल सेल। बिल्कुल सही बेटा, डिफ्यूजन से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी क्योंकि डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है। वाई वुड नीड अ वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि डिफ्यूजन के भरोसे बैठे रहेंगे तो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो इस वजह से डिफ्यूजन कैन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, सो वी नीड अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी वही बता रखा है कि कैसे फूड ब्रेक होता है, फूड ब्रेक होने के बाद कैसे एनर्जी निकलती है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर द मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शन। तो ये एक बार जस्ट रीड करोगे, हालांकि स्पेसिफिक क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट आप एक बार नज़र के आगे से निकाल लो इसको कि क्या क्या इसके अंदर मेंशन कर रखा है। देन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसमें दे रखी है, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर। और बायो कैटलिस्ट कोल्ड एंजाइम, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो कैटलिस्ट और एंजाइम एक ही बात होती है। ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। इंटरनल एनर्जी रिजर्व की भी बात यहाँ पे कर रखी है बेटा, फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख रखा है बेटा। फिफ्थ लास्ट लाइन में आप देखो, स्टार्च इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व। देन आप एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, डायग्राम मैंने डायग्राम वाली सीरीज में भी बताया, याद कर लो ये डायग्राम, फटाफट पेन डाउन करो। ऊपर वैक्सी क्यूटिकल है, वैक्सी कोटिंग है, ऑयली कोटिंग है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस हमारे स्किन में भी होता है, लीफ में भी है। बीच में बड़े बड़े सेल्स जो होते हैं वो मीजोफिल सेल है, यहाँ पे लेबलिंग नहीं कर रखी। मीजोफिल सेल के अंदर है क्लोरोप्लास्ट और बीच में है एयर स्पेसिस और गार्ड सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार इसको देख के जाना इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत बार कर रखे हैं, हालांकि आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर में कई बार एक्सपीरियंस भी किया हुआ है एग्जाम्स में। तो क्या क्या फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स होते हैं आप पढ़ के जाओगे। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्प्शन होती है, क्लोरोफिल करता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है, तो पिगमेंट इज क्लोरोफिल। फिर एक एक्टिविटी मेंशन है बेटा, वेरिजेटेड लीफ वाली। 3 एक्टिविटीज हैं टू प्रूव सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस CO2। इसके अंदर बेटा अल्कोहल का काम है डीपिगमेंटेशन करना, क्लोरोफिल को बाहर निकालना, लीफ का कलर व्हाइट कर देगा जब हम अल्कोहल में उसको बॉयल करेंगे। और अल्कोहल में जब हम बॉयल करेंगे तो उसको डबल बॉयलर पे बॉयल करेंगे, अल्कोहल जल्दी फायर कैच कर लेता है, पिछली वीडियो में भी हमने किया था। इसके अलावा कुछ और सेगमेंट्स इसके हैं वो देख लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद गार्ड सेल का कॉन्सेप्ट दे रखा, ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ सोमेटा पे क्वेश्चन आएगा, डायग्राम भी आ सकता है, कैसे ओपनिंग एंड क्लोजनिंग होती है। सारा खेल वाटर का है, वाटर अंदर जाएगा ओपन, बाहर निकलेगा क्लोज, श्रिंक और स्वेल वाला कॉन्सेप्ट। इस डायग्राम के अंदर पिछली वीडियो में भी था बेटा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब CO2, जिसकी वजह से हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई CO2 तो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इस पैराग्राफ में बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड कुछ दे रखा है। पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखो, नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, देखो जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है बेटा वो कॉम्प्लेक्स होती है, उसको सिंपल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं कुछ बैक्टीरिया, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर। अब हिट्रोट्रोपिक में बेटा जो हाईलाइट किया हुआ टेक्स्ट, इसमें हर ऑर्गेनिज्म का ना मैकेनिज्म अलग है। कई लोग अपना खाना बाहर डाइजेस्ट करके फिर एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर। उन ऑर्गेनिज्म का सेप्रोफिटिक मोड होता है। कई ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट तो लेते हैं बट उनको किल नहीं करते। लास्ट लाइन में कुस्कुटा, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीच, टेपवर्म, ये सारे पैरासाइट के एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टो और एंडोपैरासाइट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा पैरामीशियम का एक डायग्राम दे रखा है, साइड में अमीबा का डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में। स्पेसिफिक स्पोर्ट वर्ड दे रखा है बेटा कि फूड इज टेकन इन अ स्पेसिफिक स्पोर्ट पैरामीशियम के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। मूवमेंट ऑफ सिलिया से पूरी बॉडी पे जो सिलिया होते हैं, खाना उससे मूव होता है और इस स्पोर्ट में आके एनगल्फ कर लेता है पैरामीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन।
देन उसके बाद बेटा सेलिवरी अमाइलेज पे क्वेश्चन आ सकता है। सेलिवरी अमाइलेज आपको पता है क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है। जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर स्टार्च होती है। ये भी क्वेश्चन आता है जब हम ब्रेड को या चावल को बहुत बार चबाते हैं तो वो क्यों स्वीट एक्सपीरियंस होता है आपको, क्योंकि स्वीट आ रहा है, स्टार्च का कन्वर्जन हो चुका है सिंपल शुगर में बिकॉज ऑफ सेलिवरी अमाइलेज। वेरी इंपॉर्टेंट PYQ। नेक्स्ट आपके पास बेटा ये दे रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। टाइगर में स्मॉल इंटेस्टाइन तो छोटी होगी, उसने सेलुलोज तो खाना नहीं, घास उसने खाना नहीं। जिन ऑर्गेनिज्म ने घास कंज्यूम करना होता है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए डाइजेशन के लिए। कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कम होने वाली है बिकॉज उन्होंने सेलुलोज लेस फूड कंज्यूम करना, मीट खाना है, जबकि हर्बीवोरस ने खाना है ग्रास जिसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है। देन उसके बाद इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बाइल का जो एक्शन है बेटा वो इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप से मिलता जुलता है। बाइल क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपल में कन्वर्ट करता है। फिर इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे। लाइपेज कहां से आ रहा है, क्लियर। वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बना रही है, इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम होता है सक्कस एंट्रिकस। नहीं दे रखा बट आपको याद कर लेना है क्या काम कर रहा है, वो भी दे रखा है। देन उसके बाद विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यहां से 2-3 क्वेश्चन हर बार बनते हैं। सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है विलाई, एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है, क्लियर। और जो बचा हुआ अनएब्जॉर्ब फूड है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, अब जो बचा हुआ वेस्ट है अनएब्जॉर्ब वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहां वाटर एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद वो एनएस के थ्रू बाहर निकलता है बॉडी से। इस फ्लो चार्ट के बारे में तो क्या ही डिस्कस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पिछले वीडियो में भी बताया था। ये एज इट इज आपको हर एक सेगमेंट इसका याद होना चाहिए। देन उसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस जब नहीं होती, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। पॉज करो वीडियो, इसको पूरा पढ़ो, क्लियर। और दिन के टाइम पे ये जो CO2 जनरेट हुई है इसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लिया जाएगा। अब आप कहोगे वो CO2 तो सर हम लोग देते हैं, एनिमल्स देते हैं। नहीं बेटा, प्लांट खुद की भी CO2 यूज करता है फोटोसिंथेसिस में, और जो हम जो सांस छोड़ते हैं वो भी यूज करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इसके बाद बेटा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग रेट हमेशा फास्ट होगा, क्योंकि बेचारे पानी में है, पानी के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम है, तो ऑक्सीजन क्योंकि कम है तो उनको तेज रेस्पायर करना पड़ता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ाना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन की कमी पूरी हो सके। हमारे पास ऑक्सीजन जब कमी होती है आसपास, हम भी तेज तेज सांस लेने लगते हैं, सेम वैसे ही। अब मोर टू नो वाले 2 सेगमेंट दे रखे हैं बेटा, इसको जस्ट पढ़ लेना कि गुटखा, तंबाकू, बीड़ी ये जो है इससे कैसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आप एज ए इंडिविजुअल रख के आपका थॉट प्रोसेस जानेंगे। ओरल कैंसर के बारे में कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट डू यू नो सेगमेंट दे रखा है तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि कैसे कैसे ये अफेक्ट करता है। सिलिया के बारे में दे रखा है बेटा, ये सिलिया को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है, इन्फेक्शन भी कोज हो सकता है। डन। अब आपके पास यहाँ पे लिख रखा है बेटा रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, हीमोग्लोबिन। प्लांट का पिगमेंट क्लोरोफिल और हमारा जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन है बेटा, जो ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छी एफिनिटी रखता है, क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, क्वेश्चन आता है, डिजोल्व फॉर्म में होती है, HCO3 नेगेटिव आयंस की फॉर्म में। इट ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व्ड फॉर्म, एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है। फिर ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जिसमें पहले पॉइंट में बता रखा है कि एरिया कितना ज्यादा होता है एल्वियोलर सैक का, वो टेनिस कोर्ट वाला क्वेश्चन बनेगा, पढ़ लेना। और दूसरे में दे रखा है बेटा कि अगर हम डिफ्यूजन के भरोसे बैठे रहें तो रेस्पिरेशन पॉसिबल ही नहीं है, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, तभी हमारे पास लंग्स हैं। 3 साल लग जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्लियर। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है जिसके अंदर लेफ्ट और राइट ये सारा का सारा एनिमल्स के बारे में बता रखा है, किसके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट है, फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट है, रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट है, हमारे अंदर मैमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट, 4 चैम्बर्ड हार्ट की क्या खासियत है, क्यों जरूरी है, डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, पॉइंट्स आपको पता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, सारे मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद इस पैराग्राफ में से बेटा आर्टरीज और वेन का डिफरेंस बनेगा। 5-6 पॉइंट्स आपको आर्टरीज वेन के पता होने चाहिए। आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड को लेके जा रही है, वेन वापस लेके आ रहा है, वी से वापस याद रख सकते हो, मैंने करवा रखा है। आर्टरीज का ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, उधर एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, बहुत सारे हैं। वेन्स में वाल्व होते हैं, आर्टरीज में वाल्व नहीं होते। थिक वोल्ड होती है आर्टरीज, प्रेशर हाई होता है, वेन्स में थिन वोल्ड, लेस प्रेशर। अब लिम्फ जो है बेटा, लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो बेटा, ब्लड जो लिम्फ है दैट इज टिश्यू फ्लूइड, ब्लड कैपिलरी में से ब्लड जा रहा था, उसमें से कुछ सेल्स, कुछ प्रोटीन, कुछ प्लाज्मा इंटरस्टिशियल साइड पे फंस गया सेल के जाके, और इसका फंक्शन पूछते हैं बेटा, लास्ट लाइन पढ़ेंगे। इट कैरीज द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इनटू ब्लड। बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट लिख दोगे चल जाएगा, फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द डिफरेंट रीजन।
एनर्जी डिफरेंस, बेटा ये क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर की, प्लांट्स की एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग है एनिमल से। बेटा प्लांट एक जगह पे रहते हैं, ज़्यादा पोर्शन प्लांट का डेड सेल का बना हुआ, प्लांट्स की आप बार्क देखोगे, तना देखोगे, सब डेड हैं, कुछ पोर्शन डेड सेल के बने हुए, इसलिए उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है। क्लियर। और जाइलम और फ्लोएम के बारे में नीचे दे रखा है बेटा, उसके बारे में भी आप पढ़ोगे। देन नेक्स्ट पेज पे बेटा यहाँ पे जाइलम के बारे में दे रखा है कि एक वाटर को सक करने के लिए वाटर का एक सक्शन क्रिएट होता है बेटा, जो आपको ट्रांसपिरेशन पुल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। ठीक, क्लियर। ट्रांसपिरेशन पुल है तो यहाँ से ट्रांसपिरेशन लीफ में से वाटर ट्रांसपिरेट होगा और रूट्स में वो प्रेशर क्रिएट होगा, तो ट्रांसपिरेशन पुल से रिलेटेड भी आप पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो दे रखा है ट्रांसपिरेशन पुल बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। ये क्वेश्चन आ रहा है प्रीवियस ईयर, व्हाट क्रिएट द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ द वाटर in the xylem, आंसर इज द ट्रांसपिरेशन पुल। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी पेपर में नहीं आता, तभी बेटा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको रीड कराई जा रही है। फटाफट से साथ में पेन डाउन करते रहो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज एग्जाम में कोई भी लाइन आएगी फिलिंग द ब्लैंक्स या एजर्शन रीजनिंग बन के, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसलोकेशन के बारे में दिया हुआ बेटा, ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसलोकेशन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फ्लोएम फैसिलिटेट करता है। अब ये जो पैराग्राफ दे रखा है बेटा, इसके अंदर फ्लोएम के बारे में दे रखा है कि यहाँ पे किसमें एटीपी यूज होती है। देखो फ्लोएम में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है जिसके अंदर हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि जाइलम के अंदर हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये भी थोड़ा पढ़ोगे जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंस में। एक्सक्रीशन आपको पता है बेटा, मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करना बॉडी से, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। हम लोग यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, वी आर यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। कुछ अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपको पता है कुछ अमोनोटैलिक भी होते हैं, बट वी आर यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। और हमें अपनी बॉडी का वेस्ट रिमूव करना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे पास एक वेल डिफाइंड सिस्टम है which is called as excretory system। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है बेटा, यूरिन का प्रोसेस बता रखा है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूरिन इज द फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ये आप पढ़ लोगे, जो मैं यूरिया वाली बात बोल रहा था फिल्ट्रेशन के लिए, वही इसमें है। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट की अगर बात करेंगे, डायग्राम आएगा तो नेफ्रॉन का डायग्राम बनाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। अगर यूनिट की बात करें तो नेफ्रॉन ही आएगा, क्लियर। इसके बाद बेटा यहाँ पे नेफ्रॉन के बारे में सारा दे रखा है, नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या है, बोमेंस कैप्सूल है, ये वो कौन क्या काम कर रहा है वो सब तुम्हें पता है, वो आप नोट्स में से भी पढ़ सकते हो। फिर लास्ट पैराग्राफ में दे रखा है बेटा, द ब्लेडर इज मस्कुलर सो अंडर नर्वस कंट्रोल, तभी हम यूरिन को कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि वो न्यूरल कंट्रोल में बेटा हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, मैंने बताया था ब्लेडर में, जो ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं। अब ऑर्गन डोनेशन के बारे में एक पैराग्राफ दे रखा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल सा है कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं बेटा जो डेथ के बाद ट्रांसप्लांट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जीवित के भी ट्रांसप्लांट होते हैं, जैसे लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज वेरी कॉमन, क्लियर। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में दे रखा है कि प्लांट एक्सक्रीट करते हैं, आंसर आएगा यस। उसके जो लीव्स गिर रहे हैं, प्लांट्स के अंदर से रेजिन, गम्स, लेटेक्स निकल रहे हैं, क्लियर, वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, ओल्ड जाइलम में से निकल रहे हैं। लास्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे तो वो किसके एग्जाम्पल है, एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो बेटा मैंने मेजर टॉपिक्स इसमें से कंप्लीट कर दिया, बाकी हिडन जेम्स वाले में से देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। डायग्राम आपको अच्छे से आता है बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और साइनैप्स का डायग्राम आप करेंगे, चाहे यहाँ से करें चाहे नोट्स में से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ पेपर में एनसीईआरटी में से उठ के, आपको न्यूरोन के पार्ट्स कमेंट करने हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। किस पार्ट में इंफॉर्मेशन आती है, किस पार्ट के अंदर ट्रैवल करती है, किस पार्ट में कन्वर्ट होती है केमिकल सिग्नल में। केमिकल सिग्नल मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर, फॉर हिंट आपको बता दिया। देन इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी लिख रखी है, बट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, कभी आई नहीं, बट इंटरेस्टिंग है। आप कोई खाने का सामान माउथ में रखो, शुगर रखो और नोज बंद कर लो, आपको शुगर का टेस्ट कम आएगा, क्योंकि बेटा साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो हमारी स्मेल है वो स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने में। तभी तो जब आपका नाक बंद होता है, कई बार आप नेजल कंजेशन फेस करते हो तो आपको चीज़ों के टेस्ट आने, बाल ब्लैंड फील्ड करते हैं, आपको टेस्ट नहीं आता, तो ये इसी वजह से नहीं आता, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद बेटा ये पैराग्राफ दे रखा है, बड़े बड़े पैराग्राफ बायो के अंदर तो भरे पड़े हैं, इनको आप बीच बीच में रीड करोगे। ये दे रखा है कि रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर क्यों जरूरी है बेटा, कुछ एनिमल्स के अंदर थिंकिंग नहीं होती। यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ एनिमल्स के अंदर बेटा थिंकिंग प्रोसेस इतनी फास्ट नहीं होती। काऊ क्या बैठी हुई थिंक करती है, बहुत स्लो थिंक करती है, बट काऊ को अगर कोई गर्म चीज टच करोगे, किसी एनिमल को गर्म चीज टच करोगे तो वो एकदम से पीछे होगी, बिकॉज रिफ्लेक्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर सोच भी नहीं पा रहे, स्लो सोच रहे हैं, तो रिफ्लेक्सेस उनको बचा देते हैं हार्मफुल चीज़ों से। तो एक्चुअल में रिफ्लेक्स एक्शन का फायदा ये है कि हमें बहुत सारे डेंजर सिग्नल से प्रिवेंशन मिलती है, क्योंकि हम क्विक रिस्पॉन्ड कर जाते हैं और उस डेंजर सिग्नल से बाहर आते हैं। रिफ्लेक्स आर्क का ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप के न्यूरॉन की बात मैंने पिछले डायग्राम वाले सेगमेंट में भी की थी। सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, रिले न्यूरॉन उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, देन मोटर न्यूरॉन उसको वापस लेके आते हैं इफेक्टर ऑर्गन तक,
जिससे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हाथ पैर हिलाना मोटर न्यूरॉन का काम होगा। नेक्स्ट उसके बाद 3 रीजन्स बेटा यहाँ पे बता रखे हैं ब्रेन के, 4 ब्रेन के, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया, मोटर एरिया, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। सेंसरी एरिया सेंस करेगा, एसोसिएशन एरिया डिफरेंट रीजन से उसको एसोसिएट करेगा ब्रेन के, और मोटर एरिया फाइनली एग्जीक्यूट करेगा जो भी काम आगे करना है, जो भी काम आगे परफॉर्म करना है वो। तो ये जो लास्ट लाइन है बेटा यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर लिख रखा है, द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ द 4 ब्रेन का पार्ट है बेटा, जो हमारा पेट भरा भरा हमें फील होता है वो 4 ब्रेन के अंदर पार्ट लोकेटेड है। छुपी हुई लाइन है, पेपर में आ सकता है। रिफ्लेक्स के बारे में दे रखा है कि कुछ खाने की चीज देख के हमारे माउथ में पानी आता है, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्स, क्लियर। उसके बाद प्यूपिल का साइज चेंज होता है, वो भी रिफ्लेक्स है, क्लियर। तो ये रिफ्लेक्स जो है बेटा वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल्स हैं, और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन एंड द हिंद ब्रेन। इनवॉलेंट्री कंट्रोल में 4 ब्रेन का कोई रोल नहीं होता, 4 ब्रेन में वॉलेंट्री कंट्रोल। और लास्ट लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ब्लड प्रेशर वगैरह को कौन सा रीजन ब्रेन का कंट्रोल करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है? बिल्कुल, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और स्कल है वो। अब यहां जो अगली बेटा स्लाइड है इसमें से क्वेश्चन आया था एग्जाम में, सेलुलर एक्टिन और मायोसिन 2 प्रोटीन्स होते हैं बेटा जिसकी वजह से मसल का शेप चेंज होता है। क्वेश्चन आया हुआ लास्ट टू लास्ट ईयर, क्लियर। एक्टिन और मायोसिन होते हैं बेटा जिसकी वजह से हमारा जो मसल है हम चेंज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ रखा था, वहां पे बच्चों को पता नहीं चला, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी बोलते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन विल बी द आंसर फॉर द सेम। क्वेश्चन किस टाइप में आता है? एमसीक्यू में भी आ सकता है। मसल सेल कंटेन सम स्पेशल प्रोटीन दैट इनेबल द मसल सेल टू चेंज देयर शेप। आप हाथ पैर हिला रहे हो तो आपकी मसल जो सेल है उनकी शेप चेंज हो रही है, और शेप चेंज करने के लिए बेटा एक्टिन और मायोसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेन डाउन करो अभी के अभी, पेपर में ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। देन टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई के बारे में दे रखा है बेटा सेगमेंट, क्लियर। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। बहुत सारी ग्रोथ मूवमेंट होती है, प्लांट स्टिमुलस से भी रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम बट दे रिस्पॉन्ड, ये क्वेश्चन आ रखा है क्योंकि उनके पास ग्रोथ मूवमेंट्स होते हैं और कुछ हॉर्मोन्स होते हैं रेगुलेट करने के लिए, क्लियर। यहां पे बेटा एक पैराग्राफ दे रखा है, मैंने अगेन कहा बड़े बड़े पैराग्राफ इसके अंदर बहुत सारे दे रखे हैं, क्लियर। तो यहां पे स्लो और फास्ट का दे रखा है। इट कैन पोटेंशियली रीच आउट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी रिगार्डलेस नर्वस। तो नर्वस और हार्मोन का बेटा कंपैरिजन दे रखा है, एक बार आप पढ़ेंगे और इसका जो भी कंक्लूजन होगा आप पेन डाउन करेंगे। फिर हार्मोन्स का सेगमेंट मैंने बीच में डाल दिया बेटा, डिफरेंट हार्मोन्स इसमें दे रखे हैं, किसका क्या फंक्शन है आपने ऑलरेडी कर रखा है। एक बार लास्ट टाइम इसको पढ़ के जाएंगे कि किस पर्टिकुलर हार्मोन का क्या स्पेसिफिक फंक्शन है, क्लियर। नेक्स्ट एक पैराग्राफ दे रखा बेटा, गिलहरी का एग्जांपल है। लास्ट पैराग्राफ में आप देखोगे एड्रेनलिन के बारे में बात की गई है, फाइट एंड फ्लाइट के बारे में। क्वेश्चन एज इट इज आ गया था। सडनली एक बार जब भी हमें रिस्क फील होता है, क्लियर, तो एकदम से हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। तो वो कहेंगे 3 ऐसे इंपैक्ट बताओ बॉडी पे एड्रेनलिन हार्मोन के, तो वो यहां से निकल जाएंगे कि क्या क्या हो जाएगा उसके अंदर। ह्यूमन बीइंग के अंदर भी सेम तरीके से काम करता है। स्केरी कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो इसके अंदर मेंशन कर रखे हैं, क्लियर। एड्रेनलिन के बारे में देखो जो मैं बता रहा था, 3rd लाइन पढ़ो, द हार्ट बीट फास्टर, फर्स्ट पॉइंट हो गया सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू मसल, द ब्लड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल अराउंड द स्मॉल आर्टरीज इन द ऑर्गन, क्लियर। ब्लड का डाइवर्जन हो जाएगा, जहां पे ब्लड ज्यादा चाहिए, स्केलेटल मसल में ज्यादा चाहिए मूवमेंट के लिए, तो वहां ब्लड ज्यादा चला जाएगा। तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन फैसिलिटेट करता है। हम आयोडीन रिच डाइट क्यों खाते हैं बेटा? आयोडीन थायरॉक्सिन बनाने में हेल्पफुल होता है, और थायरॉक्सिन हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मैनेजमेंट करता है बॉडी में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर जायंट के बारे में और ड्वार्फ के बारे में नीचे पैराग्राफ में दे रखा है, जाइजेंटिज्म, ड्वार्फिज्म, पिट्यूटरी से निकलने वाला ग्रोथ हार्मोन आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो जाइजेंटिज्म, कम रह जाए तो ड्वार्फिज्म, दोनों के दोनों हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन में ड्वार्फिज्म के बारे में लिख रखा है। देन अगेन अगला चैप्टर बेटा, फास्ट बोलने पे भी बहुत लंबी वीडियो जा रही है तो हम थोड़ा और फास्ट इसको करते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया रिप्रोडक्शन के बारे में। वो कह रहा है रिप्रोडक्शन तो एक वेस्ट प्रोसेस है, एनर्जी भी यूज हो रही है, जीवित रहने के लिए जरूरी भी नहीं है। क्यों कर रहा है बेटा? अपनी एग्जिस्टेंस हर ऑर्गेनिज्म को रखनी है इस अर्थ पे, अपनी एग्जिस्टेंस को बढ़ाने के लिए बेटा रिप्रोडक्शन जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद इंट्रोडक्शन में दे रखा है बेटा डीएनए वगैरह के बारे में। आप सिंपल सी चीज याद रखना बेटा, एक फंडा, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन से आते हैं करैक्टर। ये इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है सेल में, इसी के बारे में यहां पे लिख रखा है। दोबारा डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन ही हमारे अंदर फिनोटाइप लाता है, स्किन कलर, हेयर कलर, सब कुछ। वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। व्हाट आर वेरिएशन? वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म। अब यहां पे लिख रखा है कि भाई अगर वेरिएशन नहीं आएंगे ना तो पॉपुलेशन उड़ जाएंगी। अगर एक जैसी ऑर्गेनिज्म ही रहेंगे, इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो वेरिएशन आनी बहुत जरूरी है। और नीचे बैक्टीरिया का एग्जांपल दे रखा है, सारे बैक्टीरिया मर गए टेम्परेचर बढ़ने से, बट कुछ
कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर गए जिनके पास हीट शॉक प्रोटीन थे स्टेबल रहने के लिए, टेम्परेचर को सहन कर गए, तो ये रिप्रोडक्शन के कारण हो पाया, म्यूटेशन के कारण हो पाया। सो वेरिएशंस आर बेनिफिशियल। क्लियर। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है बेटा, उसके बाद में थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मैंने इतना सा सेगमेंट क्यों डाला बेटा, बडिंग भी होती है हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन भी होती है। कुछ एक एग्जांपल है सेक्सुअल के बेटा, ओवरलैपिंग है वो आप देख के जाना। दो दो टाइप की रिप्रोडक्शन, जैसे यीस्ट के अंदर भी बडिंग होती है, बडिंग हाइड्रा में भी होती है, हाइड्रा में रीजनरेशन भी, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और नीचे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आती है वेरिएशन। वेरिएशन एक सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज के लिए जरूरी है। अगर नई वैरायटीज नहीं बनेगी तो बेटा बदलते इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर। क्यों वेरिएशन आती है बेटा, डीएनए दो ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, दो ऑर्गेनिज्म का डीएनए दो अलग तरीके के कैरेक्टर्स लेके आएगा, तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो थोड़ा अपने मदर से मिलेगा, थोड़ा अपने फादर से, वो आइडेंटिकली सिमिलर नहीं होगा। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है आइडेंटिकली सिमिलर क्लोन बनते थे जो कि अनफिट होते हैं सर्वाइवल के लिए। दैट्स व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी मच बेटर। क्लियर। अब लिख रखा है ऑर्गेनिज्म बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, ये भी पैराग्राफ है बेटा, जर्म सेल की बात कर रखी है। वो कह रहा है क्रोमोसोम नंबर कैसे रिस्टोर्ड होता है, थर्ड लास्ट लाइन में मियोसिस वर्ड कर लो बेटा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है मिलने से पहले। 46 होते हैं मदर फादर में, अगर वो 23 नहीं होंगे स्पर्म और एग में, तो ओवरऑल ऑर्गेनिज्म 46 के बजाय डबल बन जाएगा, 92 बन जाएगा, तो अनस्टेबिलिटी आएगी। तो इस वजह से मियोसिस होती है, रिडक्शनल डिवीजन टू रिस्टोर द क्रोमोसोम नंबर। क्लियर। यहां पे बेटा जर्म सेल के बारे में बता रखा है, एक बड़ा जर्म सेल है एग, एक छोटा जर्म सेल है मोटाइल स्पर्म, वो पढ़ लेना बेटा। कंटेन फूड कौन करता है, कौन फूड स्टोर करता है, एग, कौन मूवेबल है, स्पर्म, तो उसके बारे में बेटा लिख रखा है। स्पर्म और एग जर्म सेल्स हैं, कंपेयर भी आ सकता है मेल और फीमेल जर्म सेल के बारे में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत सिंपली एग्जाम में पूछा गया है, मेल और फीमेल जर्म सेल। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे फ्लावर का डायग्राम है, और यहाँ पे फ्लावर के डायग्राम के साथ साथ यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, देखो एक ट्रिक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप पपाया खरीदने जाते हो बेटा, वाटरमेलन तो सिंगल खरीद के लाते हो मार्केट से, तो वो यूनी है, यूनी मतलब सिंगल। और हिबिस्कस है, फ्लावर्स बहुत सारे खरीदते हो। मस्टर्ड के दाने, सरसों के दाने बहुत सारे आते हैं थोड़े से पैकेट में, तो मस्टर्ड और हिबिस्कस बाइसेक्सुअल है और वो यूनिसेक्सुअल है। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इसके बाद बेटा राइट हैंड साइड का डायग्राम ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस डायग्राम की इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके अंदर बेटा बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, वो आपने पढ़ने हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। पोलन ग्रेन गिरा, पॉलिनेशन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन क्या, क्रॉस पॉलिनेशन क्या, किसमें एजेंट चाहिए, किसमें एजेंट नहीं चाहिए। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद तो सेपल पेटल उड़ जाते हैं, ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट, ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, ये सारी कुछ कंडीशन क्या रखी है। और जर्मिनेशन दे रखा है, जब सीड में से प्लांट निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद बेटा प्यूबर्टिकल चेंजेस की बात कर रखी है, गर्ल्स के अंदर क्या क्या प्यूबर्टिकल चेंजेस होते हैं, बॉयज के अंदर क्या क्या प्यूबर्टिकल चेंजेस होते हैं, वो भी आप पेन डाउन कर लोगे, है ना। फेशियल हेयर्स आना मेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, स्पर्म फॉर्मेशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर। बॉडी फिजिक चेंज होगी फीमेल के अंदर, फैट डिपोजिशन होगी डिफरेंट पार्ट्स पे। क्लियर। और ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी। क्लियर। वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि मेल और फीमेल के अंदर क्या क्या प्यूबर्टिकल चेंजेस आते हैं जैसे ही एडोलेसेंट स्टेज या प्यूबर्टिकल स्टेज आती है। क्लियर। यहां पे बेटा देखो सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात कर रखी है बेटा, डिफरेंट रीजन्स में हेयर्स आएंगे, और इसमें ना एक लाइन लिख रखी है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर बच्चे के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं। किसी के अंदर फेशियल हेयर ज्यादा होंगे, आप देखते हो किसी की बियर्ड ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी के हेयर स्कैटर्ड होंगे, तो ये भी वेरिएशन का कारण है, बिकॉज वी आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सारे वेरिएशंस ऑर्गेनिजम्स के अंदर एग्जिस्ट करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। देन उसके बाद बेटा यहाँ पे द पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। ये लास्ट लाइन को एक बार आप देख लेंगे, प्यूबर्टी की अगर आपने ऑलरेडी डेफिनेशन कर रखी है दैट इज ऑल्सो फाइन, बट ये लास्ट पैराग्राफ जो है ये इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन, ये लाइन एग्जैक्ट मैंने देखी है एग्जाम के अंदर। रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर, बॉडी ग्रोथ स्लो होती है बेटा क्योंकि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ज्यादा हो रही है। बॉडी ग्रोथ ज्यादा मत लेके आना, स्लो होगी प्यूबर्टी के टाइम पे। क्लियर। अब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के बाद यहाँ पे दे रखा है बेटा इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वो कह रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म मेल जो है फीमेल की बॉडी के अंदर गैमेट ट्रांसफर करता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है जैसे ह्यूमन बीइंग। बट कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ना होकर बॉडी के बाहर होती है, जैसे फ्रॉग पानी के अंदर अपने गैमेट रिलीज करता है जो कि रिस्की काम है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज रिस्कियर, प्रेडेटर खा जाते हैं उनके गैमेट्स को, तो एक्सटर्नल बेटर नहीं होती, इंटरनल सेफ होती है। नेक्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन आपको आने चाहिए। ये वैसे मैंने डायग्राम वाली सीरीज में भी या पिछले में भी बता रखा है। स्क्रोटम सैक का फंक्शन पूछते हैं, पाउच ऑफ स्किन है,
टेम्परेचर को कम करने के काम आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, 2023 में इसके ऊपर आ रखा है। क्लियर। ऊपर वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, व्हेन अ गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर एग। बेटा ये तुम्हें पता होना चाहिए, ओवरीज में एग बहुत सारे होंगे, हर मंथ एक एग मैच्योर होगा और मेंस्ट्रुएशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा। अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो 9 मंथ का प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ है, सब इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं रीड करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी, आपको पता है। लास्ट पैराग्राफ में प्लेसेंटा के फंक्शंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में डिलीवरी के बारे में बता रखा है। क्लियर। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो काफी बार कर चुके हैं, एक पिछली वीडियो में भी था। तो बेटा मेंस्ट्रुएशन के थ्रू अनफर्टिलाइज्ड एग अलोंग विद म्यूकस अलोंग विद लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल बॉडी से बाहर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा, एवरी मंथ दिस विल हैपन, एक्सेप्ट फ्यू टाइम जब एक फीमेल कंसीव करेगी विच विल गिव राइज टू अ यंग वन। जब 9 मंथ की जर्नी स्टार्ट होगी उसके अलावा हर मंथ ये प्रोसीजर होगा जिसके अंदर एग विल बी रिलीज आउट। इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? बेटा ये पैराग्राफ पढ़ के जाना बेटा। डिफरेंट मेथड जिसके अंदर इसमें ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स पेपर में आ रखे हैं, जिसमें आपको एज ए इंडिविजुअल ऑफ क्लास 10th मान के ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। तो इसके बारे में आपको पॉजिटिव आंसर्स लिखने हैं जिससे सोसाइटी के फेवर में आंसर जा सके आपका। देन उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में बेटा जेनाइटल वार्ट एंड HIV एड्स आर वायरल, सिफिलिस, गोनोरिया एंड बैक्टीरियल। अगर इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकते हो तो कर लो, बट NCERT में नहीं है तो आने के चांसेस कम है, बट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास बेटा यहाँ पे दे रखा है फीमेल फिटेसाइड के बारे में, सेक्स अबॉर्शन के बारे में, ये मेल फीमेल। यहाँ पे भी बेटा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है कि क्यों सेक्स रेशो डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि प्रीनेटल डायग्नोसिस पहले पता लगा लेते हैं बेटा वेदर द ऑफस्प्रिंग जो है वो मेल है या फीमेल है, और उसके बाद उसका अबॉर्शन बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, इस वजह से प्रीनेटल सेक्स इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो अगला जो है पॉपुलेशन साइज से रिलेटेड लिख रखा है, पॉपुलेशन एक्सपेंशन मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो उसके बारे में, अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ग्रीडीनेस बढ़ेगी लोगों के अंदर, पॉवर्टी बढ़ेगी। नेक्स्ट चैप्टर बेटा अगेन हम 4th चैप्टर में बढ़ चुके हैं बेटा, हेरिडिटी इवोल्यूशन, और इसके अंदर बेटा दे रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डाइवर्सिटी जनरेट होती है। सेम वही बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाइवर्सिटी मतलब न्यू वैरायटीज जनरेट होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए। बदलते इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है तो वेरिएशंस लानी पड़ेंगी, अगर वेरिएशंस नहीं होगी, सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर। इसके बाद बेटा मेंडल की कहानी इसमें लिख रखी है, इसको एक बार पढ़ लेना, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो वो क्रॉस के बेसिस पे आएंगे। F1 में क्या किया उसने, सेल्फ पोलिनेट किया, फिर F2 में 3:1 आई, वो सारी कहानी इसके अंदर मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सब इग्नोर करते हैं। इफ दिस एंजाइम वर्क एफिशिएंटली लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड। इसका मतलब क्या है, जब कैपिटल टी टोल क्यों है और स्मॉल टी ड्वाफ्ट क्यों है। कैपिटल टी का मतलब क्या है, वो जो जीन है बेटा वो एक एंजाइम बना रहा है जो टोलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर। और जब उस एंजाइम में थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन हो जाएगी तो प्लांट ड्वाफ्ट बन जाएगा। तो ये एक लाइन लिख रखी है, 12th का टॉपिक है बट आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद बेटा नेक्स्ट आप देखोगे तो यहां पे दे रखा है 2 जर्म सेल कंबाइन दे विल रीस्टोर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन 2 चैप्टर्स में आ रहा है बेटा, हाउ क्रोमोसोम नंबर गेट रीस्टोर्ड। भैया सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजेशन से पहले क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, मियोसिस का प्रोसेस होता है, रिडक्शनल डिवीजन 46 23 बनेंगे ताकि बाद में जायगोट में 46 रहें, डबल ना हो जाए। सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पता है XX XY, वो सारी कहानी जिसके अंदर फीमेल को ब्लेम हम नहीं कर सकते बिकॉज फीमेल इज होमोगेमेटिक। XX है उसके पास तो वो X क्रोमोसोम डोनेट कर सकती है, मेल Y क्रोमोसोम डोनेट कर सकता है, और देखा जाए मेल भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इट इज अ रैंडम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर। अब यहां पे बेटा अगला चैप्टर अगर आप देख रहे हो तो डीकंपोजर्स के बारे में दे रखा है। क्लियर। वो कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द डीकंपोजर्स व्हिच कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्वेरियम के बारे में दे रखा है कि फिशेज मरनी स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन ज़्यादा फैल जाता है। अब एक NCERT के अंदर बेटा क्वेश्चन दे रखा है एक्वेटिक फूड चेन, तो एक्वेटिक फूड चेन आपको आनी चाहिए, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, बिग फिश और ये सारा। अब NCERT के अंदर ना बेटा जो लास्ट चैप्टर है अवर इन्वायरमेंट, उसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1% एनर्जी प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर। एनर्जी कुछ लॉस होती है एज अ हीट वर्ड को आप अंडरलाइन करेंगे। 10% ही नेक्स्ट में जाती है अकॉर्डिंग टू 10% लो। क्लियर। लास्ट जो ट्रॉपिक लेवल है उसको नुकसान होता है, इसलिए जितनी छोटी फूड चेन होगी 3 to 4 स्टेप्स वाली उतना ही ये बेटर होगा। क्लियर। देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल। ये लाइन इग्नोर करते हैं बेटा, जितना ट्रॉपिक लेवल छोटा होगा ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगी, ग्रास बहुत ज्यादा होंगी,
होगी इन कंपैरिजन टू लोइन, किसी जंगल के अंदर, तो लोअर ट्रॉपिक लेवल पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे। देखो अगली लाइन, द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली, ये लाइन आपने पढ़ रखी है एजर्शन रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर बेटा फूड वेब का कॉन्सेप्ट बता रखा है, डिफरेंट फूड चेन इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो फूड वेब बनाता है और फूड वेब भी ऑल्टरनेटिव फूड सोर्स प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनिज्म को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब वो कह रहा है कि कुछ जो केमिकल्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट बता रहा है बायोमैग्निफिकेशन का, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी केमिकल की, तभी हाई ट्रॉपिक लेवल वाले को टॉक्सिक सब्सटेंसेस ज्यादा मिलते हैं। बायोमैग्निफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंट है बेटा, ओजोन इज डेडली पॉइजन, पॉइजनस होती है बट हमारे लिए प्रोटेक्टिव होती है। ओजोन प्रेजेंट कहाँ पे होती है बेटा, ओजोन प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। क्लियर, स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ये शील्ड कर देती है अर्थ के सरफेस को, ताकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे ना आ पाए और वो स्किन कैंसर कर देंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ह्यूमन बींग को नुकसान पहुंचाएंगी। अब ये रिएक्शन देखो, O2 पहले स्प्लिट होती है नेसेंट ऑक्सीजन में O+O यूवी की प्रेजेंस में, फिर वो नेसेंट ऑक्सीजन O2 के साथ मिलकर O3 बना लेता है और जिस यूवी ने उसको बनाया उसी को ही ब्लॉक करने लग जाता है। लास्ट पैराग्राफ में बेटा UNEP मैंने पहले भी डिस्कस किया था। क्लियर, उन्होंने एक एग्रीमेंट पास किया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रोडक्शन 1986 आया तो नहीं कभी बट आ सकता, पढ़ के जाओगे। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक एक्टिविटी सी दे रखी है, थोड़ा टाइम पास ही है कि आपको बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में समझ होनी चाहिए। कुछ बबल पैकेट्स हैं, ओल्ड एंड टोन क्लोथ है, उसमें से डिफ्रेंशिएट करने को आ सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुल्हड़ वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है बेटा, कुल्हड़ इज द बेस्ट, ताकि उसमें टी सर्व हो, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सॉइल में डालोगे सॉइल बन जाएंगे। प्लास्टिक कप को तो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है। हाँ जी बेटा, जितना फास्ट हो पाया बेटा उतना फास्ट मैंने ट्राई किया है कंप्लीट बायो को कवर करने की 30 मिनट्स के अंदर। एग्जाम से पहले आप लास्ट मोमेंट रिवीजन इसकी लेके जा सकते हैं। क्लियर, मैंने कंप्लीट NCERT लाइन टू लाइन पढ़ के इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स इसमें रखे हैं। इंपॉर्टेंट जो जेम्स हैं, हिडन जेम्स वाली वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे, एग्जाम आपका ईजी आएगा। अच्छे से आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। गुड लक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।